नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे, 3 दिन के दौरे पर है मिजोरम में। आपको पता ही होगा कि 7 नवंबर को मिजोरम में वोट डाले जाने हैं, असेंबली इलेक्शन है वहां पर। और इसी सिलसिले में आज राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे, जहां पर उन्होंने 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी की पद यात्रा की। और इस पद यात्रा में बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े। बिल्डिंग्स पर लोग चढ़े हुए थे। लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था। बिल्कुल वैसा ही नजारा था जैसा हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था। और दरअसल राहुल गांधी लगातार जब भी लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या इस तरह से भी पद यात्रा पर आज मिजोरम में वो नजर आए, इस सबको भारत जोड़ो यात्रा का ही नाम दिया जा रहा है। और ये एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1986 में जब मिजोरम पीस अकॉर्ड किया गया था, तब इसी तरीके से राजीव गांधी सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ 3 दिन के लिए मिजोरम गए थे। और राहुल गांधी भी 3 दिन के लिए मिजोरम गए हैं। और जब वो रैली को वहां पे संबोधित कर रहे थे, लोगों से जब वो संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि उनके पिता आए थे यहाँ पर 1986 में, और वो भी तभी अपने पिता के साथ यहाँ पर आए थे। तो उन यादों को भी उन्होंने ताजा किया। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास इजराइल पर बात करने का टाइम है। उन्होंने कहा कि इजराइल को लेकर ज्यादा चिंता दिखाई जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, लेकिन मणिपुर को लेकर चिंता नहीं दिखाई जा रही है। आपको ये पता ही होगा कि अब तक नरेंद्र मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं, और 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया, जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब वो एक मणिपुर नहीं रहा है, बल्कि वो 2 मणिपुर बन गए हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा, मीडिया पर उन्होंने हमला किया और कहा कि मीडिया में लगातार जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है, उसको लेकर रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं लगातार। और जो रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो जा रहे हैं इजराइल, लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो मिजोरम या मणिपुर का जो कल्चर है, जो वहां का मजहब है, उसको खत्म करने की या उस पर घात करने की, प्रहार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और हम ये आपसे वादा करते हैं, हम सत्ता में आए तो हम इस सब का बचाव करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो माइनॉरिटीज हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है, जो अलग अलग कल्चर हैं, जबानें हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और हम भारत जोड़ो यात्रा के तहत या कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इस सबको बचाए। और इन तमाम चीजों पर आज मुखर होकर राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा, लेकिन मणिपुर को लेकर सबसे ज्यादा प्रहार उन्होंने किया और ये बताने की कोशिश की कि आपने मणिपुर में सरकार जो चुनी है, देखिए उसने मणिपुर का हाल क्या किया है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स को बचाना चाहते हैं, खासतौर में मिजोरम को बचाना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस की सरकार को चुनना चाहिए। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। अंग्रेजी में ये बाइट है और फिर वहां की जो जबान है उसमें इसको ट्रांसलेट भी किया जा रहा है। सुनिए आप पहले मणिपुर को लेकर क्या कहा है राहुल गांधी ने। Some months ago, I went to Manipur रेवक लवा कलता खान मणिपुर आते कहन कला and I could not believe what I saw. कहन भूखा थिल ओय ओम्पो हर कतिया The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. मणिपुर का तिखा अंति छेविक तो दी बीजेपी हो हियन It is no longer a state. It is now 2 states. खिलाय की स्टेट पखता ओम छीन का तुना चुन स्टेट पढ़िया ओमंग अंति तारी People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. खिलाय तुअर तु तम तकते मैं छियते ले पैसे लोते अन तुअरान थीना कारा खियन हे कन प्राइम मिनिस्टर पुइरो हियन आएगा तान मा आगाय लो अलू पोला दी थकलो ने It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. kan prime minister te hi kan president te hi Israel thil thengi an boy pui em lai yan an ram chung ei Manipura thil thengi enga aman ngai lo tungi amak kat tingol ani If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East.
Middle East thil theng chan chin hi India ram chan chin thedar tu zong zong ne na yan atam mai ni But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. amaro chu Indian national la chan chin thedar tu ho rang si nga yan Manipur chung chang thedar chak le thedar tu pakhat man am loi makani Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. तो अभी आपने राहुल गांधी को सुना और वह बेहद सख्त अल्फाज में राहुल गांधी ने यहां पर यह कहा कि मणिपुर में लोगों का कत्ल किया जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। मणिपुर अब से पहले एक था, लेकिन अब मणिपुर में ही 2 स्टेट बना दिए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को इजराइल की चिंता ज्यादा है, मणिपुर की चिंता नहीं है, और वो मणिपुर में नहीं आना चाहते। एक बार भी उन्होंने विजिट नहीं किया। जो नेशनल मीडिया है वो स्टोरीज पे स्टोरीज चला रहा है इजराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर, और अपने रिपोर्टर्स भी वहां भेजे हैं। आपको पता है तमाम नौटंकी आप देख ही रहे होंगे लगातार, लेकिन मणिपुर पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये देखें इजराइल तक पहुंचा हुआ है मीडिया, जो कि सरकारी दरबारी गोदी मीडिया है, लेकिन मणिपुर की उसको चिंता नहीं है। और ये राहुल गांधी ने बेहद सख्त अल्फाज में आज यहां पर कहा। और आपको पता ही है कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच क्या कुछ हो रहा है। जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि लोगों का कत्ल किया जा रहा है, वहां पर औरतों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो पल भर को मुझे ऐसा लगा जैसे वो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन में भी लगभग यही हो रहा है। किस तरह से वहां पर लगातार बम दागे जा रहे हैं, लोगों का किस तरह से वहां पर कत्ल हो रहा है, बच्चों का किस तरह से कत्ल हो रहा है, और तमाम जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्या कर रहा है और इंडियन मीडिया भी क्या कर रहा है, ये आप सबके सामने है। खैर, इस पर हम बात करेंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर है राहुल गांधी वहां पर। इसको किस तरह से देखा जाए और मणिपुर को लेकर जो कुछ उन्होंने आज कहा है उसको किस तरह से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ फिलहाल शिबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। इसके साथ ही अनिल जैन साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी अनिल साहब बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। शुरुआत में शिबा साहिबा आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी को अभी आपने सुना, राहुल गांधी ने जिस तरह से मणिपुर को लेकर शायद अगर सबसे ज्यादा कोई मुखर शुरू से ही नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी ही हैं, या फिर मैं इंडिया गठबंधन कहूंगी, जिसने मजबूर किया प्रधानमंत्री को बोलने के लिए। वो क्या बोले, कितने सेकंड्स बोले, ये सबके सामने है। इजराइल पर वो चिंता जताते हैं, नेतन्याहू को वो फोन करते हैं, लेकिन मणिपुर 5 महीने से जल रहा है उसकी चिंता नहीं है। पूरा जो सरकारी दरबारी सुपारी मीडिया है उसको इजराइल की चिंता है, वो वहां जाकर नौटंकी कर सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि वो मणिपुर जाने की उसके पास फुर्सत नहीं है। और इसी सबको एक तरह से, जैसे कहते हैं, एक तरह से नंगा करके दिखाया है आज राहुल गांधी ने। और इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में शायद वो कोई बात नहीं कह सकते थे जो उन्होंने कहा आज। शुक्रिया बुशरा जी और डीबी लाइव के दर्शकों को नमस्कार। राहुल गांधी ने जिस तरफ इशारा किया, बल्कि जिस बात पर उंगली रखी है, वो नरेंद्र मोदी साहब के चरित्र की बहुत बुनियादी बात है। आपने गौर किया होगा, भारत में कहीं पर भी जब कमजोर के साथ कुछ अत्याचार हुए हैं तो वो कभी नहीं बोले हैं। उनको कभी भी किसी कमजोर के साथ जुड़ते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। और अगर जुड़ते हुए देखा भी है तो उन्होंने इस तरह से बात की है कि ऐसा लगता है कि वो खुद को ही विक्टिम बनाने पर तुले हुए हैं। उनके पार्टी की तरफ से, उनके पार्टी के जो अनुषांगिक संगठन है उनकी तरफ से जब अपराध होते हैं तो वो कहते हैं हमारे बेचारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। तो ये वाला जो डिस्कोर्स उन्होंने नया पैदा किया, जो कानून है इस देश का अपराध के लिए वो लागू नहीं होने देंगे। वो अपने ऊपर बेचारगी तारी कर लेंगे, दिखाएंगे कि मैं ही बेचारा हूँ इस पूरे मामले में, और मुझे ही अब बचाएं आकर के और मुझसे सहानुभूति लें। नरगिसियत जिसे कहते हैं, नार्सिसिज्म, ये किसी भी तानाशाह की एक बुनियादी सिफत होती है, उसकी शख्सियत की, उसकी फितरत की। वो सिर्फ अपने बारे में सोच पाता है, वो अपने इश्क में मुब्तला होता है, उसको दूसरे का गम, दर्द, पेन महसूस करने की कुव्वत नहीं होती है। और जब भी वो रोता है वो अपने ही लिए रोता है। और दूसरी बात यह है कि पूरे दुनिया में जिसको दक्षिणपंथी कहते हैं, उसकी एक प्रवृत्ति है कि वो हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा होता है, वो कमजोर के साथ खड़ा ही नहीं होता। अगर वो कमजोर के साथ खड़ा होता तो वो दक्षिणपंथी होता ही क्यों? फिर तो वो सबसे पहले आर्थिक नीतियों में मजदूरों के साथ खड़ा होता ना।
वो मालिक के साथ क्यों खड़ा होता? तो अगर बहुत परेशान होकर के मजदूर मालिक के ऊपर कोई प्रहार कर दे तो वो मालिक के साथ खड़ा नजर आएगा। उसी तरह से दक्षिण पंथ आपको मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा नजर आएगा और इजरायली प्रशासन के साथ खड़ा नजर आएगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री चाहते तो जिस तरह से उन्होंने नेतन्याहू साहब से बात की थी उसी तरह से वो महमूद अब्बास साहब से भी बात कर सकते थे और वो शांति की कोई ऐसी बात शुरू कर सकते थे। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी बड़ी हैसियत रही है नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से और हम हमेशा इस मामले में एक भारत की जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है, उसमें हम हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते आए हैं। हम नेल्सन मंडेला के साथ खड़े होते आए हैं जिन्हें अपार्थाइड के ज़माने में आतंकवादी, हम यासिर अराफात के साथ खड़े होते रहे हैं जिन्हें आतंकवादी कहा गया। वो सभी लोग जिनको सत्ताशाली वर्ग जिनके विरुद्ध वो संघर्ष करते थे वो आतंकवादी कहते थे और हम उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति भारत की जनता की, भारत के देश की, भारत की नीति की रही है। और जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, पता नहीं, मुझे हैरत होती है कि खुद उनकी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये मंजूर कैसे है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा लगातार हमसे दूर होता जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि हमने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। हम ये जाहिर नहीं कर रहे कि वो भी हमारे अपने हैं। अगर वो हमारे अपने हैं तो हमारा मैसेज उनके लिए ये है कि हमारी शर्तों पर हमारे साथ जुड़े रहो, वरना भाड़ में जाओ, हम तुम्हारे बारे में चू भी नहीं करने वाले हैं। तो ये एक बहुत खुला मैसेज लगातार दिया है पूरे आवाम को और सभी विपक्षी दलों को इस तरफ बात करनी चाहिए। राहुल गांधी ने लगातार इसमें हिम्मत दिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं एक तार जोड़ती है देश का नॉर्थ ईस्ट के साथ में कि नॉर्थ ईस्ट अभी भी ये सोचे कि चलो अगर सरकार ने नहीं कहा तो विपक्ष के जो सबसे मुख्य नाम है और शख्सियत है उन्होंने कहा है। हो सकता है वो मन ही मन सोचते हो राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गए तो शायद हमारे साथ इंसाफ होगा। जी जी बिल्कुल। और यही आप ये देखिए कि इसीलिए बड़ी तादाद में जो लोग थे वो उनके साथ पैदल चले। रैली में भी हमने देखा कि जब भी राहुल गांधी जो बात वहां पर रख रहे थे, चाहे वो जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उनकी जो भी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उसके बारे में बता रहे थे, तो बहुत ही वेलकम नजर आ रहे थे वहां की जनता। और कहीं ना कहीं उनको ये जरूर लग रहा है कि जो मणिपुर के साथ हुआ, ऐसा ना हो कि आज कहीं आने वाले वक्त में मिजोरम में भी इस तरह का कोई विवाद जो है वो उठ खड़ा हो। इस तरह के खदशात लगातार बने हुए हैं। अनिल जैन जी, आप राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? मणिपुर पर उन्होंने कहा कि नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, हमारा नेशनल मीडिया जो है उसको इस तरह से बिल्कुल कवर नहीं करता। कोई जो बड़ा नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो वहां जाकर भटकता नहीं है, लेकिन इजराइल जाने का उसके पास वक्त है, वहां से जाकर रिपोर्टिंग करने का वक्त है। तमाम बड़े चैनल्स के बड़े एंकर्स, रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए इजराइल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर लगातार देश का एक अभिन्न अंग, देश का एक हिस्सा 5 महीने से ज्यादा वक्त से जल रहा है। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों के साथ, वहां के लोगों के साथ लगातार जुल्म हो रहा है, लेकिन उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको लग रहा है ये एक इमोशनल मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत हिट करने जा रहा है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि 7 नवंबर को चुनाव है मिजोरम में? बुशरा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे देश में असल में इस समय 2 विचारधाराओं का टकराव हो रहा है। एक तरफ तो गांधी की विचारधारा है जो मोहब्बत की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, देश को जोड़ने की विचारधारा है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है गोडसे की विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, आपस में बैर पैदा करना, आपस में नफरत पैदा करने वाला विचारधारा है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ही एक इतनी बड़ी त्रासदी और जिसको चलते हुए लगभग 5 महीने हो गए और वो चल रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जाने की बात तो दूर है, उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, बोलना भी पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहले भी वहां पे विजिट करके आए और अब उन्होंने जो 5 किलोमीटर की जो पदयात्रा मिजोरम में की है, पहले मणिपुर में भी होके आए वो, तो उससे वहां के लोगों में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं और अभी आप भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को मिल रहे हैं।
जो क्राउड है जो उनको देखने आए हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं, जो फुटपाथ पे खड़े हैं, जो बालकनी और खिड़कियों में जाके देख रहे हैं राहुल को, वो सारे के सारे लोग, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो इलेक्ट्रीफाइड है एक तरह से। उनमें एक जोश नजर आ रहा है, उनको एक प्रेम का जिक्र, कोई तो है जो हमारे को सुध लेता है। मणिपुर में बहुत सारे नागरिकों की हमने वीडियो देखी कि वहां के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि क्या हम भारत का हिस्सा भी हैं, क्या हमें भारतीय नागरिक माना भी जा रहा है। अब देश में अगर कोई नागरिक इतना अलाइनेटेड अपने आप को महसूस करे कि मुझे देश का पता नहीं हिस्सा माना भी जा रहा है, मेरे साथ सोतेला व्यवहार हो रहा है, तो ये जिसको कहते हैं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है वो डाइवर्सिफाइड देश है, विविधता है उसमें, और विविधता में एकता पैदा करना बहुत जरूरी होता है। और हमारा जो इतिहास रहा है वो यही है कि जब जब हम बंटते हैं तब तब जो है हमारा देश पीछे चला जाता है या गुलाम बन जाता है। तो हमारे देश में एकता रहे, भाईचारा रहे, और जब से आज़ादी हमें मिली है हम एक तरह के नारे भी सुनते रहे, गाने भी सुनते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और उसी चीज ने हमारे देश को एक रखा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो एक जिसको कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आज राहुल गांधी ने मिजोरम में जाकर के पैदा किया है, वो मैं समझता हूँ न केवल मिजोरम के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए, बल्कि पूरे देश में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और ये एक आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ही एक एक्सटेंशन है। और वो पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं आज, जिसमें राजीव गांधी एक कैप लगाए हुए हैं मिजोरम की, और सोनिया गांधी अपने सफेद वस्त्रों में उनके साथ खड़ी हैं, उसको भी सब लोग देख रहे हैं। और पिछले 1 साल 1 महीने से तो ये राहुल गांधी का ये जो रूप है जो अब भी हम स्क्रीन में देख रहे हैं, लोगों के बीच में जाने का, लोगों को गले लगाने का, ये एकदम अलग हमारे देश में मैं समझता हूँ महात्मा गांधी के बाद एक राहुल गांधी एक ऐसा नेता उभर करके आया है जो लोगों से इतना ज्यादा घुलता मिलता है, लोगों के बीच में जाता है। मुझे एक दृश्य नजर याद आ रहा है पिछले इनकी भारत जोड़ो यात्रा का, जब ये चलते थे तो उसमें काफी लोगों से जैसे अब मिल रहे हैं तब भी मिलते थे। तो ये चल रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति इनके नजदीक आने को हो रहा था, और इन्होंने देखा, ये रुक गए कि बूढ़ा व्यक्ति इनके नजदीक आ रहा है, ये भी इन्होंने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। तो शायद उस बूढ़े व्यक्ति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और उसके चलते कैसे हुआ कि जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति राहुल जी के नजदीक आया तो उसको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई, और वो उल्टी राहुल गांधी के पैंट के ऊपर गिरी। तो कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा भी होता तो एकदम पीछे हटता है, उल्टी कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, लेकिन बजाय इसके कि पीछे हटे, राहुल गांधी आगे बढ़ गए और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को गले लगा के उसकी पीठ थपथपाने लग गए। तो ये जो इंसानियत का जो जज्बा राहुल गांधी में है, और अब आप देख रहे बालकनीज में, खिड़कियों में, जो मैं जिक्र कर रहा था, किस तरह से लोग हाथ हिला रहे हैं, किस तरह का जोश है। इस देश को इस नाजुक वक्त में ऐसे ही नेता की जरूरत है जो हमारे देश में ये एकता और एक जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और आपने कई यहाँ पर वीडियोस का जिक्र किया है, और मैं चाहूंगी कि जो वीडियो फिलहाल आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसको आप देखिए कि कैसे एक लड़की राहुल गांधी से मिलने के लिए आती है और ख्वाहिश जाहिर करती है कि वो फोटो खिंचवाना चाहती है राहुल गांधी के साथ। और वो जब राहुल गांधी उसको अपने पास बुलाते हैं तो वो इतनी ज्यादा इमोशनल, जज्बाती हो जाती है कि वो रोने लगती है, और फोटो खींचने के लिए आप देखिए किस तरह से थोड़ी जद्दोजहद करती हुई नजर आती है। फिर राहुल गांधी फोन हाथ में लेते हैं और सेल्फी खींचते हैं उसके लिए। और इसी तरह से और भी कई इस तरह के विजुअल्स हमें देखने के लिए मिले, और हमने देखा कि लगातार लोग अपनी छतों पर, जो बिल्डिंग्स थी, जो मार्केट का पूरा एरिया था, वहां बिल्डिंग्स पर चढ़े हुए नजर आए, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहां पर लगते हुए नजर आए। तो इतने दिनों में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से ही जो मोहब्बत है ये उन्होंने कमाई है, और लोग अब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक नेता ऐसा है जो सीधे तौर पर उनसे संवाद करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, उनकी मुश्किलों को सुनना चाहता है, और शायद हल करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, बदलाव की बात करता है, उनको बदलकर नहीं, उनके जैसा बन के उनके साथ मिलना चाहता है। और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और फिलहाल राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें। शिवा साहिबा, एक तरफ वो राजनीति है जहां वो चाहते हैं कि हर कोई हमारे रंग में रंग जाए। आप देखें कि
हिंदी भाषा को लेकर और दूसरे स्टेट में जो भाषाएं बोली जाती है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा लगातार हुआ। उसके बाद आप देखें कि लगता है जैसे एक रंग में भगवान नहीं पूरे देश को रंग देना चाहते हैं। आप हमारे जैसे बनेंगे तो आप वेलकम हैं, आप हमारे जैसे नहीं हैं तो आप देशद्रोही भी हो सकते हैं, पाकिस्तान परस्त भी हो सकते हैं और ना जाने क्या क्या हो सकते हैं। और ये बेसिक फर्क है राहुल गांधी की सियासत और भारतीय जनता पार्टी की सियासत में। राहुल गांधी उनसे उनका जैसा मिलकर मिलते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके कस्टम, आपके ट्रेडिशन, आपकी जबान, आपकी मजहब की रेस्पेक्ट करते हैं और आपके अधिकारों को बचाकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत उम्दा बात कही आपने। और अनिल साहब ने जो बात कही कि उन जैसे नेता की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त एक करुणा का मरहम जो भारत को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, जिसमें उनको दिन में 5 बार कपड़े बदलने वाला नेता नहीं बल्कि एक ही टी शर्ट में उन जैसा बन करके आम जिंदगी को जीने वाला, आम जिंदगी की दिक्कतों को महसूस करने की कोशिश करने वाला। देखिए, हम सब जानते हैं कि आम होने की चॉइस है, ये राहुल गांधी की मजबूरी नहीं है। राहुल गांधी बहुत खास पैदा हुए थे और उन्होंने लगातार खुद को आम करते जाना चुना है। उन्होंने वो नहीं थे कि वो चाय बेचते थे, उनकी माँ किसी के घर में बर्तन धोती थी और उन्होंने फिर भी जब समय आया, जब ताकत आई तो उन्होंने बहुत अच्छी विलासितापूर्ण जिंदगी चुनी, आम लोगों से कट के जीने की जिंदगी चुनी। आपको याद है और अभी भी आप देखेंगी और देश भी देखेगा कि एक तरफा संवाद जब रैलियां होती हैं, बहुत महंगी रैलियां होती हैं, तो मोदी साहब का, अमित शाह साहब का जो पंडाल होता है, उस पंडाल का साइज क्या होता है, उसमें व्यवस्था क्या होती है, और पंडाल और आम आदमी की जो पहली पंक्ति है उसके बीच में जो गैप है 200 मीटर का, जिसको हम डी एरिया कहते हैं, वो जो डी एरिया का गैप है कि अगर कोई नाराज व्यक्ति उनकी तरफ कोई चीज उछाल दे तो वो भी नाकाम रहेगा। और वाकई नहीं उछालनी चाहिए, ये एक बात है, लेकिन ये जो खतरा है और ये जो दूरी है कि हम कहेंगे तुम सुनोगे, हम जितना चाहेंगे उतना तुम देखोगे हमें, और उसके बाद एक खास दूरी से वापस चले जाओगे, इसके घेरे को बाकायदा तोड़ करके बिल्कुल आम लोगों के, मैकेनिक्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, कुली हैं और आम प्रताड़ित और भूला दी गई जनता है, उनके बीच में घुसना, देखिए हम सब लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, उनकी जान को रिस्क है। और ये रिस्क इसलिए बहुत रियल है कि उनके घर में ऐसे हादसे हुए हैं और वो भी समाज के बीच जाने की ख्वाहिश में वाले ही हादसे हैं, सेवा करने की ही ख्वाहिश के बीच में उनके साथ हुआ है। और उस जो सारी सादगी है वो सब अपनी जगह है, लेकिन वो जो जान का रिस्क है, वो जिस मुस्कुराहट के साथ लोगों के बीच अपने को सौंप देते हैं, अपने आप को, ये बहुत जिगर की बात है, बहुत बड़ी बात है। एक चीज और है कि सारी दुनिया के राइट विंग में और खासकर भारत के राइट विंग में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी है विलासिता की। ये सिर्फ इन्होंने अपने बड़े बड़े बीजेपी के महल नहीं बनाए हैं जिसको भी बीजेपी ऑफिस कहते हैं। अगर आप इनकी पूरी गाड़ी, कपड़े और बाकी सब चीजें देखें तो भारत में जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन के नहीं आए थे तब तक पब्लिक लाइफ में, खासकर सियासी जिंदगी में, एक खास तरह की कपड़ों की, खान पान की बड़ी सादगी थी और उस सादगी को कोई तोड़ नहीं सका था। यहाँ तक कि जब मायावती जी ने सिल्क और वो हीरे पहने थे अपने जन्मदिन पर बहुत साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थी, तो भी लोगों को लगा था कि ये क्या है, ये नहीं होता है। तो ये जो सादगी का सवाल था, ये सवाल जब से चला गया तो आम आदमी को ये पता चल गया कि सियासत उसके लिए नहीं बनी है, वो सियासत में जाए कैसे, उसके पास वो परिधान ही नहीं है। और यहां से उसका एक्सक्लूजन शुरू होता है कि वो दिखता कैसा, उसका परिधान कैसा है। और महंगे चुनाव, महंगी रैलियां, राहुल गांधी की सभी आयोजन, ये जो एक विलासिता की फफूंद उगाई है, एक फंगस लग गई है भारत की सियासी जिंदगी को, उस फफूंद को छांट करके उसको साफ कर रही है और एक नया आदर्श दे रही है दोबारा से, या कहना चाहिए फिर से,
अनिल साहब ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, ये जो दूसरा गांधी है ये फिर से उन्हीं मूल्यों की तरफ लेके जा रहा है और लगातार उस गरीब की बात कर रहा है जो अपने हाथ पैर गला करके अपने बच्चे का 2 वक्त का खाना जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये जो वापसी है सादगी की तरफ, फ्रूगलिज्म की तरफ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सियासत ने हमें मानसिक तौर पे भी बहुत दूर कर दिया था कि हमारी औकात क्या है, हम हैं क्या, ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है, ये तो बड़े लोग करते हैं। तो उनके जो ये पूरा आप देखें, सोनिया गांधी साहब जी हैं और प्रियंका जी हैं और ये हैं, ये तीनों लोगों ने, और फिर जब उनसे उनका मकान छीना गया तो जो एक बात मैं कहूंगी कि पूरे दिल्ली शहर में उनके नाम कोई नामी बेनामी संपत्ति ईडी ढूंढ नहीं पाया कि वो वहां शिफ्ट करा देता और कहता कि ये है तो इनके पास ये मकान, वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, क्यों ड्रामा कर रहे हैं कहीं और शिफ्ट होने का, माँ के पास शिफ्ट होना या शीला दीक्षित जी के घर जाने का, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि एक उम्र, एक मतलब 50 के हो गए हैं, एक उम्र एक सादगी से गुजारने के बाद कौन सा पैसा किसके काम कब आने वाला है। तो ये तो पता चल रहा है ना कि इस परिवार पे जो लांछन लगाए गए थे वो हम पर भारी पड़े हैं, इस देश के अवाम पर भारी पड़े हैं, और उसके जवाब में अडानी परस्त और अंबानी दोस्तों के हवाले देश चला गया है, जिनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते रहे, चुनाव होते रहें, रैलियां होती रहें, जनता से किसी भी तरह सम्मुख नहीं होंगे। और तीसरी बात ये कि ये बहुत ही शातिराना और घिनौना है कि हम अपना विक्टिम अपनी मर्जी से चुनेंगे। हम किसके साथ खड़े हैं तो ये विक्टिम, ये जो पीड़ित है उसको हम चुनेंगे। पीड़ित होना काफी नहीं है, हमारे मौफिक होना चाहिए पीड़ित, जिसमें हम परेशान ना हो जाएं, हम पर उंगली ना उठ जाए। ये विक्टिम को फर्दर विक्टिमाइज ही नहीं करता है, ये हिम्मत तोड़ देता है आम आदमी की, जो भी विक्टिम नहीं भी है उसकी हिम्मत तोड़ देता है कि कभी वो किसी बुरे वक्त से गुजरेगा तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, खासकर सत्ता तो नहीं खड़ी होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है। और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जो मन की बात सिर्फ करते नहीं हैं बल्कि मन की बात लोगों की सुनते हैं। वो लोगों को सुनाते नहीं है बल्कि सुनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वो लोगों के बीच जाते हैं तो आपने उनको कम बात करते हुए, बहुत कम बात करते हुए आपने देखा होगा और लोगों की बात सुनते हुए आपने देखा होगा। वहीं अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो वहां वो कभी लोगों के मन की बात सुनते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वो हर चीज में उन्हें इवेंट चाहिए, हर चीज में, चाहे चंद्रयान हो, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी हो, कोई भी देश की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामयाबी हो। आप ये देखें कि आप एक मजाक के तौर पर ये कहते हैं कि देखिए अब जो पोस्टर रिलीज होगा उसमें नरेंद्र मोदी की पिक्चर होगी, आप ये मजाक में बात करते हैं और अगले ही सेकंड, अगले ही मिनट आप देखते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी की ही पिक्चर उस पर होती है। पूरे G20 में आपने देखा तो एक शख्स ऐसा है 9.5 साल से वो सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसको सिर्फ अपने से मकसद है और सिर्फ अपनी ही बात की जाती है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। उनको एक बार फिर से लगता है कि उनके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। मिजोरम जैसा छोटा राज्य 40 विधानसभा की सीटें जिस आज जारी भी कर दी कैंडिडेट्स की, और उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। उनको ये लगता है, प्रधानमंत्री को ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उन्हें लोकसभा इलेक्शन जीतना है, देश पर कब्जा करना है, वो मान लेंगे। अनिल आनंद जी, ये जो बदली हुई तस्वीर है जहां पर हम एक दोस्त देखते हैं, और एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पिटीशन नहीं कर रही हूँ बल्कि एक नजरियात की बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि जो नजरियात हैं, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो सीधे तौर पर नजर आते हैं ऐसे वक्त में जब हिंदुत्व की आ रही हो, जब हिंदुओं को खुश करने की या मेजॉरिटी को अपील करने की लगातार एक पार्टी की तरफ से की जा रही हो। ऐसे में राहुल गांधी एक स्टैंड लेते हैं नकाब मोहब्बत का। फिलिस्तीन को लेकर CWC जो है उसकी तरफ से प्रस्ताव जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके अधिकारों के साथ हैं, और जातिगत जनगणना की वो बात करते हैं या वो मजलूमों की बात करते हैं, और एक तरह से बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट जो पॉलिटिक्स है वो नजर आती है। क्या आपको लगता है कांग्रेस को इसका फायदा होने जा रहा है? क्योंकि उससे पहले लगातार जो बीजेपी का एक जुड़ा था उसमें जवाब देती हुई
मैं कहूं। लेकिन भारत जोड़ो के बाद ये स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब नैरेटिव जो है वो कांग्रेस या फिर अब जो इंडिया गठबंधन वो सेट करता है और भारतीय जनता पार्टी कर जाती है। बुशरा जी, आपने बिल्कुल कहा। एक्चुअली जो ये कहने के लिए इनका ये होता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमने देखा कि किन लोगों का विकास हो रहा है। 80 करोड़ लोग तो भारत में 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो चुके हैं, और चंद मुट्ठी भर पूंजीपति, मतलब 10 भी नहीं होंगे, 10 से भी कम संख्या में ऐसे पूंजीपति हैं जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, जिनकी जो है जायदादें, जमीनें, जिनकी दौलत, जिनकी शेयर मार्केट वो बढ़ती चली जा रही है, और धड़ाधड़ कभी वो एयरपोर्ट एक्वायर कर रहे हैं, कभी बंदरगाह एक्वायर कर रहे हैं, और तमाम तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज जो है वो भी उनके बारे में प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं, जिनका ढंग से खुलासा नहीं हो पाता। और बात जब की जाती है तो ये जो जातीय जनगणना है ये इस चीज को एक्सपोज कर देती है कि जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में जो 85% जो हिंदू इस देश का है, जो ओबीसी है, SC है, उसके या जो पसमानदा है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और जब जातीय जनगणना के अभी तो जो बिहार में जो आंकड़े आए हैं वो सिर्फ आबादी के आए हैं, तो उन लोगों को ये सिर्फ ये एहसास है, अरे हमारी तो इतनी आबादी है, और कितने जो पूरे देश में जो मनोनीत होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, गवर्नर होते हैं, या जो बड़े बड़े जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। जैसे आप किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी कौन बनेगा? सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो वो राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया कि आप खुद के मैं ओबीसी हूं, और 2014 में 2019 में इस देश के ओबीसी ने दबा करके नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया कि हमारा ओबीसी का भाई है। उनको लगता था कि ओबीसी का हमारा भाई है तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई जिसको कहते हैं नेग्लेक्टेड वर्ग हमारे देश का रहा है तो वो ओबीसी वर्ग रहा है। सबसे ज्यादा जिसकी उपेक्षा हुई है तो वो ओबीसी वर्ग रहा है। और जो ये जनगणना 2021 में होनी थी, राजनाथ सिंह जी ने भी वायदा किया था कि 2021 में जातीय जनगणना, वो नहीं हो रही। और अगर बिहार में कुछ नीतीश जी करवाते भी हैं तो कह रहे कि इससे जो है हिंदुओं के बीच में वो नफरत, क्या कहते हैं, डिवीजन पैदा हो जाएगा। तो ये आउट एंड आउट इस देश का ओबीसी भी समझ चुका है। और उमा भारती तो भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने जब ये वुमेन के ऊपर कहा कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए क्यों नहीं आपने प्रोवाइड किया, और उससे पहले जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो 3 ओबीसी सबसे ज्यादा आगे थे, कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार। लेकिन जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उस ट्रस्ट में 10-12 लोगों में से एक भी, जिसकी आबादी 63% है हिंदुओं में, उसका एक भी व्यक्ति उस ट्रस्ट में नहीं आया। तो ओबीसी की जो है पिछले दिनों में, पिछले 3-4 साल से अपनी आंखें बहुत ज्यादा खुली हैं, और उनको कुछ समझ में नहीं आ गया है कि ये हिंदुत्व की जो बात है वो नकली है, और ये जो ओबीसी के अपने आप को बता करके करते हैं वो भी नकली है। तो जिस तरह से मीडिया एक्सपोज हुआ है कि मीडिया मणिपुर में नहीं जा रहा और वहां जा रहा है, इजराइल के 5 स्टार होटल से वहां कर रहा है, वो गाजा में भी नहीं जा रहा, वो वेस्ट बैंक में भी नहीं जा रहा। तो उसी तरह से मोदी जी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए ओबीसी के उसमें। और ये आपने कर्नाटक के इलेक्शंस में भी उसका देखा, एक छोटा सा जिसको कहते हैं ट्रेलर। और अब वो ट्रेलर जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अब नजर आने वाला है। और मोदी जी 7 नवंबर को चुनाव है। मुझे हैरानी है, हर चुनाव वाले प्रदेश में तो बहुत चक्कर काटते हैं। मिजोरम में वो एक बार भी नहीं आए, मेरी नॉलेज में तो नहीं आए पिछले 2-4 महीने, 5 महीने में एक बार भी वो दौरा करने जहां चुनाव हो रहा है। तो मिजोरम को तो टोटली नेग्लेक्ट कर दिया है मोदी जी ने, जहां चुनावी प्रदेश में भी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी भी। और लोग बाग जो है, उम्मीद जो है वो जो इस समय फ्रेम में नजर आ रहे हैं हमारे, राहुल गांधी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल। और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आपको पता है कि 7 से 30 नवंबर के बीच में वोटिंग होगी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दिन राज्यों में। और 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी बातों में कितना दम है। इसको सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी है, और ये तय करेगा कि देश जो है वो किस तरफ जा रहा है। जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी, और उसको लेकर जो एक पूरा इंडिया गठबंधन 28 दल जो जुड़े हैं,
क्या वाकई में देश उसमें भरोसा दिखा रहा है? क्या जातिगत जनगणना को लेकर जो बात की जा रही है, जो दबे कुचले लोग हैं और सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव की जो बात की जा रही है, क्या उसमें वाकई लोग यकीन दिखाते हैं? क्या मजलूमों के साथ जो खड़े हैं उनके साथ लोग यकीन दिखाते हैं, या फिर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव लड़ा जा सकता है और सब कुछ बदला जा सकता है? आपको क्या लग रहा है शिबा साहिबा कि क्या 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसको सत्ता का वाकई में सेमीफाइनल माना जाए, या आपको लग रहा है 2024 के लिए कोई और पटकथा लिखी जा रही है नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से? उनके पास कुछ और है। राम मंदिर तो हमें पता है कि जनवरी में उसके कपाट खुलेंगे, इनॉग्रेशन होगा, उस वक्त क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के, सत्यपाल मलिक से लेकर तमाम लोग ये कह चुके हैं, महुआ मोइत्रा, कि क्या क्या हो सकता है, वो उन्होंने डाउट्स अपने बताए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में इस बिना पर फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर आपको लगता है कि 2024 अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है? देखिए बुशरा साहिबा, मोदी साहब को, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जो प्रतिशत चाहिए वो बहुत बड़ी नहीं है। वो 30-32% से वो चुनाव जीतते हैं और अच्छा खासा जीत जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये 32% भी वो जिस वादे पर लेकर के आए थे, क्या वो वादे पूरे किए? तो जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो तो नेगेटिव में है। उन्होंने किसी से जो भी वादे किए थे, किसी भी वर्ग से वादे किए हों, चाहे वो व्यावसायिक वर्ग हो, जैसे किसान, जैसे जवान, जैसे OROP, जैसे आपके दूसरे कैटेगरीज, वहां तो उन्होंने वादे नहीं किए। लेकिन जो उन्होंने सांप्रदायिक वादे किए थे, वो उन वादों पर अगर आप नजर डालें तो उसमें भी उन्होंने हिंदुत्व का जो भारी पहलवान बनाया था, वो बनाया था OBC और दलित वोटों के बदौलत। और OBC के साथ जब कुछ करने की बारी आई तो उन्होंने उसमें बिल्कुल खुले तौर पे RSS का एजेंडा लागू किया कि चित पावन ब्राह्मण होंगे और उनके जो आसपास के लोग हैं वो होंगे और जो नीचे के लोग हैं वो नहीं हो सकते। तो सवाल यही पैदा होता है कि वो जो हिंदुत्व का पहलवान बना करके वो चुनाव लड़ने आए थे और उन्होंने सारे इस देश की सभी माइनॉरिटीज और वो हिंदू समाज जो कि उनकी नीति में नहीं और गांधीवाद में यकीन रखता है और जो नास्तिक भी है, उन सब के मुखालिफ खड़ा कर दिया था। लेकिन 5 किलो चावल का और राशन का जो उनको जीवन में स्तर बनाया गया है, उसको नकार करके क्या OBC के, दलित समाज के लोग ये बात समझेंगे कि उनका सब कुछ लेकर के उनको एक बहुत ही निम्न स्तर के एम्बिशन की जिंदगी जी गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की तरह जिंदा रहना होता है। जैसे सिर्फ खाना है और खा करके सो जाना है और अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ सोचना है तो ये कि मेरा राजा बना रहे, राजा की शान शौकत में कमी ना आ जाए, राजा को कहीं से खतरा ना पैदा हो जाए, राजा की कोई बुराई करे तो उसका मुंह तोड़ दो, उसका गला काट दो। अगर राजा को कहीं से भी कोई क्रिटिसाइज करे और सवाल पूछे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आपने कहा था 35 रुपए का हो जाएगा, तो ये कहे कि नहीं हम तो 1000 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन अपने राजा को बनाए रखेंगे। ये जो एक मकसद दिया गया है देश के गरीब OBC दलित भाइयों को, अगर वो इस नशे से, इस हिप्नोटिज्म से अगर वो बाहर आते हैं और इससे बाहर आकर के अपनी जिंदगी के ऊपर देखते हैं कि जिस वक्त ये वादे किए गए थे पहली बार, उस वक्त जिसकी उम्र 22 साल थी वो आज 32 साल का हो गया है और उसकी जिंदगी में क्या प्रभाव आया है, अगर वो ये देख पाते हैं तो वो अपने लिए सही फैसला करेंगे। नहीं तो राजा को बनाए रखने के लिए वो अपनी जान निछावर करेंगे, वो पूरा डिस्कोर्स इस पर ले आएंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो हर हाल में खुश है। लेकिन पहली बार देश में हिंदू राष्ट्र आया है, चाहे उस हिंदू राष्ट्र में जनता को कुछ ना मिला हो। तो एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन हो सकता है हमारे सामने वो सब ना करे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या जो पर्दे के पीछे जो छोटी कमेटीज बननी चाहिए, जो साथ खड़े होना चाहिए, जो गली गली पहुंचना चाहिए और एक समझदार बंटवारा सीटों का, और इसके अलावा जहां जो
प्रभावी है इंडिया गठबंधन की, जौन सी भी इकाई जहां पर प्रभावी है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके टॉप लीडरशिप के साथ। तो ये वाले जो सवाल हैं, हमें नहीं पता इंडिया गठबंधन में जो सेकेंड और थर्ड श्रेणी है, जो रिंग है, उस रिंग में क्या चल रहा है। अगर उस रिंग में ये सब चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इन सबसे ऊपर मुझे एक खतरा ईवीएम का हमेशा रहता है कि ईवीएम पर भी कैसे ये लोग पार पाएंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से चंद्रयान को धरती से बैठ करके चलाया जा सकता है, वैसे वो ईवीएम को यहाँ कैसे नहीं चलाया जा सकता, ये कैसे सुनिश्चित होगा। ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा लोकतंत्र वैसे भी अब बड़ा रिचुअलिस्टिक हो गया है और आवाम जो है सिर्फ एक बार बटन दबा के ही खुश हो जाती है और साल भर या 5 साल इंतजार करती है कि हम बटन दबा करके बदला लेंगे या हम अपना मत देंगे। अगर उस बटन दबाने के रिचुअल को भी अगर उन्होंने हैंडल कर लिया है तो फिर क्या बचा है। सवाल ये है कि सिर्फ लोकतंत्र का छिलका बचा है, गूदा, उसका रस, उसका जूस सारा का सारा कहीं और जा चुका है। अवाम के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो देखें कि जो पर्दे के पीछे जो कुछ होता है वो उसको कैसे संभालेंगे। जी बिश्रे जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है और पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है। आगे आने वाले वक्त में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय होगा। 5 राज्यों के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये पहले से तय कि विधानसभा में किसी तरह का कोई भी जो इंडिया गठबंधन के दल है उनके साथ किसी तरह का कोई अलायंस नहीं है, क्योंकि सीधे मुकाबले में यहाँ पर कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और ये भी जो अलायंस हुआ है वो दरअसल 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए ही किया गया है। और अब आने वाला वक्त ये बताएगा दिसंबर के बाद जब नतीजे आ जाएंगे 5 राज्यों के और कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स फिलहाल आ रहे हैं और जिस तरह के सर्वेस बता रहे हैं, खुद आप अगर गोदी मीडिया या सरकारी मीडिया की भी बात करें तो उन तक के ओपिनियन पोल्स ये बताते हैं कि 3 से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और एक राज्य में यानी कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में अगर ये कांटे की टक्कर भी जीत में तब्दील हो जाती है तो आप ये सोचिए कि कर्नाटका और हिमाचल के में जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस में आया था और दूसरी पार्टियों को जो कांग्रेस राहुल गांधी और कांग्रेस में आया था जिसके बाद ये इंडिया गठबंधन बना, तो आप ये देखें कि इन 5 राज्यों में अगर जीत दर्ज होती है इस तमाम एजेंडे के साथ, जिस तरह की पूरी सरकारी मशीनरी लगाई जा रही है, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसके बावजूद भी कांग्रेस जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाती है तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा तमाचा होगा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस पूरे नैरेटिव के लिए जो लगातार समाज को बांट रहा है, नफरत फैला रहा है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी इलेक्शन कैंपेन के जो आखिर की रैलियां होंगी उसमें हमने लगातार देखा है कि कैसे खुद नरेंद्र मोदी और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो सांप्रदायिक कार्ड खेलती है। कर्नाटका में भी हमने देखा, उसके अलावा भी हमने देखा कि कैसे 80-20 की, शमशान कब्रिस्तान की और इन तमाम चीजों की बात की जाती है। और अभी राजस्थान में हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने खुद मंच से कन्हैया लाल की जिस तरह से बात की, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी की जिस तरह से बात की, उससे भी लगा कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के बयानों में और उछाल देखा जाएगा। और एक होता है जाहिर तौर पर दिखना और एक होता है जमीनी तौर पर करना, तो दोनों तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसके हमने नतीजे बहुत बार देखे, लेकिन इस बार फिजा कुछ बदली हुई नजर आती है। मणिपुर में आज राहुल गांधी मौजूद थे, तस्वीरें आपने देखी किस तरह से बेहद मोहब्बत से लोग उनके साथ उमड़े चले, उनकी तमाम बातों पर तालियां बजी। देखना होगा ये तालियां जीत में तब्दील होती हैं नहीं, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं, फिलहाल ये वाहिद एक अकेला नेता ही नजर आता है जो लोगों से सीधा उनकी तरह बनके उनसे मिलता है। तो आज के कार्यक्रम में इसके साथ आज बस इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीबी लाइव पर बने रहिए, हमारी तमाम वीडियोस को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करिए। 7 बजे राजीव जी आपके साथ जुड़ेंगे न्यूज पॉइंट लेकर लाइव।